हेलो एस्पिरेंट्स। बेसिक इंट्रोडक्शन के 5 लेक्चर्स के बाद अब हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे एथिक्स का। ये चैप्टर 1 सिलेबस के अकॉर्डिंग, ऐसे तो चैप्टर कुछ भी बोल लीजिए आप, पर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट चैप्टर है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, उसके टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें शायद 2-3 लेसन लगेंगे हमें कंप्लीट पढ़ने के लिए। अकॉर्डिंगली हम लोग देख लेते हैं। पहले डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज एसेंस ऑफ एथिक्स। अब देखिए, ये सब जो इनिशियल टॉपिक्स है ना, इसमें क्या आपको वर्ड्स पढ़ के बेसिक इंग्लिश समझना है खाली। एसेंस ऑफ एथिक्स में आप क्या नोट्स ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बट आपको मतलब समझना क्या है, एसेंस का मतलब क्या है। एसेंस इज बेसिकली क्रक्स। एथिक्स का कोर पर्पस क्या है, जैसे एथिक्स क्या प्रमोट करना चाह रहा है, वो चीज एसेंस के अंदर हम लोग देखेंगे। तो अगर सिंपली कुछ लिस्ट डाउन किया जाए, एथिक्स क्या प्रमोट करना चाह रहा है। एथिक्स टॉलरेंस प्रमोट करना चाह रहा है, एम्पैथी प्रमोट करना चाह रहा है, कंपैशन प्रमोट करना चाह रहा है, ऑनेस्टी प्रमोट करना चाह रहा है, रैशनल आउटलुक प्रमोट करना चाह रहा है, करेज प्रमोट करना चाह रहा है, इन शॉर्ट पीस एंड हार्मोनी प्रमोट करना चाह रहा है। ठीक है। तो एसेंस ऑफ एथिक्स जो है उसका कुल मिला के मतलब यही है। तो एसेंस ऑफ एथिक्स का कुल मिला के मतलब ही यही है कि आपको ट्रूली गुड इंसान बनना है और जेन्युइनली गुड काम करना है। मतलब है बीइंग ट्रूली गुड एंड डूइंग जेन्युइनली गुड। ये एथिक्स का एसेंस है। एक लाइन में आप ये याद रख सकते हो। ठीक है। अब ये जो कुछ वैल्यूज हमने मेंशन किए हैं जो एथिक्स प्रमोट करना चाह रहा है, उन वैल्यूज का आपको मतलब जानने का मन करेगा तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। आगे जाके जब हम लोग वैल्यूज पढ़ेंगे डिटेल में एथिक्स के अंतर्गत, तो ये सारे वैल्यूज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी शॉर्टकट में बता देता हूँ। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है। टॉलरेंस का बेसिक सबसे सिंपल मतलब है ओपन टू ऑल। ओपन टू ऑल का मैं ये कीवर्ड बता रहा हूँ, ऐसे मैं याद रखता हूँ। ओपन टू ऑल का मतलब कोई भी पर्सपेक्टिव है, कोई भी व्यू है, आप सबके सबके लिए ओपन हो। आपका अपना व्यू है खुद का, पर आप सारे व्यू और पर्सपेक्टिव के लिए ओपन है। फॉर एग्जाम्पल, आप रहते हो एक एरिया में जहाँ पे एक मस्जिद है, मान लीजिए। उस मस्जिद में डेली माइक चलता है। ठीक है। जब तक आपको वो नॉइस लेवल पे डिस्टर्ब ना करे, माने नॉर्मल चल रहा है, ठीक है ना, नॉइस लेवल पे डिस्टर्ब ना करे, तब तक आप उसको एक्सेप्ट करोगे। सिर्फ आप उसको इसलिए नहीं रोकोगे क्योंकि वो किसी और धर्म या और रिलीजन का है। तो ये पर्सपेक्टिव जो होता है इसको बोलते हैं टॉलरेंस। आप हर रिलीजन के लिए टॉलरेंट हो। जैसे अकबर, अकबर जो राजा था, वो बहुत ही सारे रिलीजन के लिए टॉलरेंट था। वो सारे रिलीजन को इक्वली प्रमोट करता था। ही वॉज नोन एज अ टॉलरेंट किंग। उसका टॉलरेंस उनके अंदर काफी अच्छे वैल्यू थे। तो ये फर्स्ट हो गया टॉलरेंस का मतलब। सेकंड है एम्पथी। एम्पथी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को दूसरे के शू में जाके समझना। जैसे समझ लीजिए कोई इंसान है, उसका लाइफ एक पर्टिकुलर स्टाइल में चल रहा है, उसके अपने चैलेंजेस है, और आप लिसनर हो। कोई इंसान आपको अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, तो आप उसके प्रॉब्लम को एग्जैक्टली फील कर पाओगे। एग्जैक्टली तो फील करना मुश्किल है, पर लगभग फील कर पाओगे, उसको बोलते हैं एम्पथी। कंपैशन का मतलब क्या होता है। कंपैशन में एक एडिशनल कंपोनेंट होता है एम्पथी से, दैट इज एक्शन। समझ लीजिए, आपने देखा कि एक रोड पे एक बच्चा पड़ा हुआ है, ठीक है, और आप बगल से गाड़ी से जा रहे हो, अब बच्चा ऐसे ऑर्फन टाइप पड़ा हुआ है। तो आपने उस ऑर्फन को देखते हुए आपने अगर एक्शन लिया, आप उनको लेके अपने संग ले आए या फिर किसी केयर गिवर के पास दे दिया, तो आपने उनके परिस्थिति को देखते हुए एक्शन लिया। दैट इज कॉल्ड कंपैशन। समझ रहे हो, आप उनके सिचुएशन को समझ रहे हो हाउ बैड इट इज, एंड देन यू हैव टेकन एक्शन ऑल्सो। दैट इज कॉल्ड कंपैशन। अब अगला वैल्यू है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब क्या है, आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ऑनेस्टी का मतलब है ट्रूथ बोलना, लॉयल रहना या स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना। ये सारे ऑनेस्टी के फीचर्स हैं, इसलिए ऑनेस्टी का मतलब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। दिस इज ऑनेस्टी। नेक्स्ट है रैशनल आउटलुक। रैशनल आउटलुक का मतलब है आप कोई भी चीज पे अंधा यकीन नहीं करते हो। आप कोई भी चीज को लॉजिकली थिंक करते हो, देन आप एक्शन लेते हो। दैट इज कॉल्ड रैशनल आउटलुक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू दैट एथिक्स सिक्स टू प्रमोट। आपको एक लॉजिकल रीजनिंग देने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट इज करेज। करेज का मतलब आप सभी को पता है कि किसी भी एडवर्सिटी में आप डटे रहोगे, दैट शोज योर करेज। देन नेक्स्ट इज पीस एंड हार्मनी। पीस एंड हार्मनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये हम लोग सोसाइटी में अचीव करना चाहते हैं एथिक्स के माध्यम से। ये है एथिक्स का कोर एसेंस। नाउ एथिक्स के एसेंस पे कुछ मैनिफेस्टेशन समझ लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर अगर आपको सिंपल में कभी कोई कोटेशन या स्टेटमेंट यूज करना है एथिक्स के एसेंस को समझाने के लिए, तो आप ऐसे सिंपल स्टेट कर सकते हो कि बी द राइट पर्सन। आप वो सही इंसान बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। बी दैट राइट पर्सन। सेकंड, ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल स्टेटमेंट है, इससे मैं काफी प्रभावित हूँ, कि रॉन्ग इज रॉन्ग इवन इफ एवरीवन इज डूइंग इट। देखिए, रॉन्ग गलत गलत ही रहेगा, भले पूरा दुनिया उसको कर रहा है, पर गलत गलत है। और राइट इज राइट, राइट हमेशा राइट रहेगा, भले उसको कोई नहीं कर रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा। दिस इज द वेरी बेसिक प्रिंसिपल। मुझे लगता है एथिक्स, अगर किसी को एथिक्स के एकदम गहराई में जाना है, अगर वो ये वाला चीज को इम्प्लीमेंट कर लिया अपने अंदर, तो वो बहुत सिग्निफिकेंट मूव डेवलपमेंट है एथिकल वैल्यूज का उनके अंदर।
वो ये समझ जाए कि रॉन्ग इज रॉन्ग, भले सब कोई कर रहा है वो रॉन्ग ही है, पर राइट इज राइट भले कोई नहीं कर रहा। ये डिफरेंस क्लैरिटी फील होना चाहिए। दैट इज द एसेंस ऑफ एथिक्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अब देखिए इसी चैप्टर में एक टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। आपसे बोला गया एथिक्स का डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। अब डिटर्मिनेंट्स का मतलब कई लोग फिर नोट्स ढूंढने लगेंगे। समझ के देखिए डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। ऐसे फैक्टर्स जो आपको गाइड करेंगे वेदर समथिंग इज एथिकल और नॉट। एथिक्स क्या, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स क्या हो सकता है? ऐसे फैक्टर्स जो आपको गाइड करेंगे कि कोई भी चीज एथिकल है कि नहीं उसको डिसाइड करने में। दैट आर कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट्स में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? मीन्स एंड एंड। मीन्स एंड एंड मतलब समझ लीजिए आपको एक एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, आपका अल्टीमेट गोल क्या है? एग्जाम क्रैक करके आप आईएएस बन जाओ, ऐसा आपका गोल है। ठीक है, तो ये गोल क्या हुआ? आपका एंड हुआ। दिस इज द एंड फॉर यू। आप एग्जाम क्यों दे रहे हो? एक गोल अचीव करने के लिए, वो है आईएएस एग्जाम, आईएएस बनना। दैट इज योर एंड। अब वो एग्जाम दे रहे हो। अब एग्जाम आपने दो तरह से दे सकते हैं, एक आप ऑनेस्टली दे दिए, एक आप चीटिंग करके दे रहे हो। तो ये ऑनेस्टी से देना या चीटिंग करके देना ये आपका मीन्स है। किस तरीके से एग्जाम देना प्रीफर कर रहे हो, दैट इज योर मीन्स। दिस इज कॉल्ड मीन्स एंड एंड। तो कोई भी अगर आप एक्शन ले रहे हो उसमें मीन्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट एंड है। जैसे कि समझ लीजिए एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं महात्मा गांधी का। अब महात्मा गांधी भी इंडिया का इंडिपेंडेंस चाहते थे, सुभाष चंद्र बोस भी इंडिया का इंडिपेंडेंस चाहते थे। महात्मा गांधी की कोर वैल्यूज क्या थे? सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी बोल ट्रूथ और नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। और सुभाष चंद्र क्या क्या बोलते थे कि हमें अंग्रेजों से आजादी चाहिए, उसके लिए हमें वायलेंस भी करना पड़े तो वी डोंट माइंड। ठीक है ना? तो ये उन दोनों के मीन्स का डिफरेंस है। सुभाष चंद्र बोस का मीन्स था वायलेंस, ही कैन एक्सेप्ट। महात्मा गांधी नॉन वायलेंस में कंप्लीटली बिलीव करते थे। तो ये उनके मीन्स का डिफरेंस है, जबकि उनका एंड सेम था। तो एथिक्स के अंदर मीन्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट एंड है। ये आपको एक समझना पड़ेगा, एथिक्स का एक कोर डिटर्मिनेंट है। अब अगला डिटर्मिनेंट देखते हैं, इंटेंशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अब समझ लीजिए क्या। अब एक अच्छा एग्जांपल लीजिए, समझ लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हो, बहुत सारे पैसेंजर्स है, उसके संग एक बुजुर्ग पैसेंजर भी है, एक ओल्ड एज का पैसेंजर है। अब वो ओल्ड एज का पैसेंजर है, उसके पास लगेज है, उसको हेल्प करने वाला कोई नहीं है। तो आपने क्या किया? आपका इंटेंशन काफी क्लियर है, आपने उनको बोला सर मैं आपका लगेज लेके आपको हेल्प कर देता हूँ। ठीक है, आपने उनसे परमिशन नहीं लिया, आपने सीधा लगेज उतार के नीचे रख दिया और वो लगेज गलती से चोरी हो गया। ठीक है, अब देखिए इस पूरे सिचुएशन में आपका इंटेंशन क्या था? ओल्ड आदमी को हेल्प करना। बस वो कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? उनका सामान अल्टीमेटली चोरी हो गया। तो क्या ये एथिकल है कि नहीं, ये समझिए। तो आपका इंटेंशन भले ही सही हो पर कॉन्सिक्वेंस गलत हो गया। इसीलिए अगर अच्छा होता आप उनको बोलते कि सर मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ, वो एग्री करते कि हाँ हेल्प करो, पहले मैं नीचे जाता हूँ फिर तुम मुझे पकड़ा देना, ऐसा कुछ आप में डिस्कशन होता तो बेटर होता। वो एक स्टेप से मिस हो गया तो उसका कॉन्सिक्वेंस अलग हो गया। सिर्फ ये एग्जांपल इसलिए लेके बता रहा हूँ कि आपको समझना है कि हर बार आपको कॉन्सिक्वेंस से फैसला नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपने लोग गोलमाल पिक्चर देखा होगा, गोलमाल फॉर अनलिमिटेड, एक बहुत ही पुराना हिंदी पिक्चर अजय देवगन का। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, तो वहां पे चार दोस्त लोग छत पे खड़े रहते हैं, वो लोग देखते हैं सामने वाले घर में एक लड़की के संग बदसलूकी हो रहा है। तो लोग जाके लड़की को बचाने जाते हैं चारों लोग। ठीक है, पता चलता है उनका फिल्म का शूटिंग हो रहा था। आपने सोचा कि आपका इंटेंशन सही था कि आपको लगा उनसे उनके संग बदसलूकी हो रहा है उनके घर में, आप उनको सेव करने गए। बस कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? उनका फिल्म का शूटिंग का प्रैक्टिस खराब हो गया। आपका इंटेंशन सही था पर कॉन्सिक्वेंस गलत हुआ। तो ये आपको समझ में आना चाहिए एथिक्स के अंदर कि इंटेंशन और कॉन्सिक्वेंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कॉन्सिक्वेंस को देख के आप एक्शन मत लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए इंटेंशन भी उतना ही सिग्निफिकेंट रखता है। अब एथिक्स के नेक्स्ट डिटर्मिनेंट पे आते हैं। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है वॉलंटरीनेस। अब कोई भी एक्शन हुआ, समझ लीजिए एक इंसान ने किसी को गोली मार दिया और वो मर गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल सा घटना हुआ और इसके बैकग्राउंड में वो कुछ नहीं पता। पर आपका आप इसका एक्शन एथिकल है कि नहीं वो कैसे जज करोगे? क्या इस इंसान ने जानबूझ के गोली चलाया? क्या ये वॉलंटरीली चाहता था कि इसको गोली मारे? या फिर हो सकता है किसी ने उसको धक्का दे दिया और उसके हाथ से गोली चल गया। यू डोंट नो अबाउट इट। तो किसी भी एक्शन के प्रति उसका वॉलंटरीनेस क्या है, जो वो एक्शन कर रहा है, क्या वो खुद से वो एक्शन करना चाहता था? इस पे डिपेंड करेगा कि वो उसका एथिकल है, कि वो एक्शन उसका एथिकल था कि नहीं था। ये सारे फैक्टर्स जो है इंडिविजुअली काम नहीं करते, ये सारे फैक्टर एक साथ काम करते हैं। मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है ना? अब नेक्स्ट फैक्टर क्या है? अवेयरनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंस। अब समझ लीजिए ऊपर वाला ही केस, यहाँ पे जो ओल्ड मैन का बैग चोरी हो गया था। क्या आपको पता था उसका बैग चोरी हो जाएगा? अगर आपको पता होता उसका बैग चोरी होगा तो आप ध्यान रखते, उनको हेल्प करते ठीक से, इंश्योर करते उनका बैग चोरी नहीं हो। सिर्फ आपको अवेयरनेस नहीं था तो आपका एक्शन कंप्लीटली अनएथिकल नहीं हुआ इन अ वे। दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंस। जैसे समझ लीजिए कोई चाइल्ड है, कोई टीनेजर है आदमी, बच्चा। अब उसने क्या किया, मजाक मस्ती में ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया अपने पीयर के संग, अपने दोस्तों के संग ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया। अब क्या उसको पता है कि ड्रग्स का क्या कॉन्सिक्वेंस होता है? शायद नहीं पता।
अगर पता है उसके बाद भी वो ड्रग्स ले रहा है तो उसका चॉइस हो गया, वो उसका वॉलंटरली वो एक्शन कर रहा है। पर उसको नहीं पता तो उसको कॉन्सिक्वेंस का अवेयरनेस नहीं है, तो उससे जो भी वो गलत एक्शन ले रहा है वो कंप्लीटली अनएथिकल नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि उसको अवेयरनेस ही नहीं है उस कॉन्सिक्वेंस का, उसको गुमराह किया जा रहा है, वो मिसगाइडेड है। ठीक है, सो अवेयरनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑल्सो प्ले अ क्रिटिकल रोल इन डिटरमाइनिंग दैट एन एक्शन इज एथिकल और नॉट। इसीलिए अवेयरनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंस इटसेल्फ इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स। अब अगला फैक्टर देखते हैं, सिचुएशन। अब समझ लीजिए कोई ऐसा परिस्थिति बच गया, आपके पास एक रोटी है खाना खाने के लिए, और आपके सामने दो भूखे बच्चे हैं। ठीक है, अब ऐसी परिस्थिति है, ठीक है, पर दोनों इतने भूखे हैं कि दोनों को एक रोटी खाने पे ही उनका हंगर खत्म हो। तो ऐसे डिलेमा सिचुएशन में आप क्या करोगे? क्या आप एक रोटी इस बच्चे को दोगे या इस बच्चे को दोगे? ये डिसीजन कैसे होगा आपका? अब ये परिस्थिति ऐसी है कि आप डिसाइड नहीं कर सकते, दोनों बच्चे आपके लिए इक्वल होंगे। ठीक है, हो सकता है आपका कंफर्मेशन बायस हो, आपके कोई रिलेटिव का बच्चा हो तो हो सकता है उसको पहला रोटी दे दो, पर ये परिस्थिति ऐसी है कि आपको या तो एक्स्ट्रा रोटी चाहिए या दोनों बच्चों को आधा रोटी देके एक बार हाफ हंगर छोड़ के आपको मूव ऑन करना होगा। ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में सिचुएशन का बहुत सिग्निफिकेंस बन जाता है डिटरमाइनिंग कि इन बंदे का एक्शन राइट है या रॉन्ग है। अब देखिए बहुत पॉपुलर पजल चलता है इंटरनेट पे कई बार कि एक ट्रेन यहाँ से आ रहा है। ठीक है, एक रेलवे ट्रैक है और एक रेलवे ट्रैक यहाँ है, यहाँ पे चार लोग लेटे हुए हैं और यहाँ पे एक लोग लेटा हुआ है। ठीक है, ये समझ लीजिए आपके फैमिली मेंबर हैं और ये चार अनजान लोग हैं। आपको ट्रेन को एक साइड डाइवर्ट करना कंपलसरी है, तो आप किस साइड डाइवर्ट करेंगे? अब ये एथिकल डिलेमा है। अब इस परिस्थिति में अगर आपको अवेयरनेस समझ लिए नहीं है कि यहाँ आपका फैमिली मेंबर है, मान लीजिए दोनों साइड कर्टन लगा दिया, आपको बोल दिया एक साइड एक जन है एक साइड चार जन है, तो आप किस साइड ट्रेन डाइवर्ट करोगे? ये परिस्थिति में से आपको नहीं पता है कि इसके पीछे कौन है, तो आपका एक्शन एथिकल है कि नहीं है वो बाकी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। बिकॉज सिचुएशन जो है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट सिचुएशन है। आप किसी को भी चाहोगे कि कोई भी ना मरे, पर ऐसा तो नहीं है आपको एक साइड ट्रेन को डाइवर्ट करना ही पड़ेगा, तो कहाँ करोगे? दैट इज द होल गेम। ऐसे ऐसे सिचुएशन लोगों को सामना करना पड़ता है। आप और हमको शायद यहाँ बैठ के डिस्कस करते हुए शायद ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि एथिक्स कितना इंपॉर्टेंट चीज है, बट ऐसे ऐसे परिस्थिति में लोगों को सामना करना पड़ता है, तब एथिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट डिसीजन लेने में हेल्प करता है आपके कॉन्साइंस के साथ। अब अगला फैक्टर जो है जो एथिक्स का डिटर्मिनेंट हो सकता है वो है लॉ ऑफ द लैंड। अब मान लीजिए आपके देश में लड़की लोग को पहले से बुर्का पहनने का नियम है कि लड़की को बुर्का पहन के जाना ही है, जैसे अफगानिस्तान में नियम है। ठीक है, तो आपके लिए ऑलरेडी सिचुएशन ऐसा बना हुआ है बाय गवर्नमेंट कि आप वुमेन को हमेशा बुर्खा में देखो, तो अगर वुमेन को आप बुर्खा में नहीं देखोगे तो यू विल फील बैड, ये आपका आपको लगेगा दिस वुमेन इज नॉट गुड और वो कुछ फॉलो नहीं कर रही, शी इज डूइंग रॉन्ग, ऐसा आपको फील हो सकता है। तो ये जो आपको फीलिंग हुआ ये किस लिए हुआ? ये आपके अपब्रिंगिंग की वजह से, आपके लॉ ऑफ लैंड की वजह से आपका ऐसा माहौल बना कि आपको ये चीजें गलत लग रही है। तो लॉ ऑफ द लैंड ऑल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग व्हाट इज एथिकल एंड व्हाट इज नॉन एथिकल। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल था, ऐसे बहुत एग्जांपल बन सकते हैं चाहो तो। अब देखिए सिर्फ यही नहीं, जैसे ऊपर वाले केस में हम लोग ने देखा कि एक बंदा का बिहेवियर शेप हुआ बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ द लैंड, तो इसका मतलब इंडिविजुअल फैक्टर ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग व्हाट इज एथिकल एंड नॉन एथिकल। ठीक है ना, एज एन इंडिविजुअल आप कैसे जज करते हो कोई चीज राइट या रॉन्ग है, वो डिटरमाइन करता है आपका एथिकल एक्शन का, आपका एक्शन एथिकल है या नहीं। तो आपका इंडिविजुअल फैक्टर्स कैसे डेवलप होता है? आपके फैमिली से। मान लीजिए आपका फैमिली ऑलरेडी वेल ऑफ है, आप लोग अच्छे माहौल में रहे हो, आपने लड़ाई झगड़ा कभी नहीं देखा, आपने देखा लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, आपको बेसिक नीड्स की जरूरत नहीं पड़ी, तो आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। वो जो वैल्यूज आपको अपने फैमिली से मिलेंगे उस माहौल में रह के, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम अ पर्सन जो स्लम में रह के डेवलप हुआ है। हो सकता है इनके लिए इमोशन या फैमिली ज्यादा मैटर करे और आपके लिए फैमिली बिल्कुल मैटर ना करे, ये डिपेंड कर सकता है। इस वजह से आपको इथिकल डिसीजन लेने में चेंजेस वेरिएशन आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इंसान का फैमिली कैसा, सिमिलरली उनका कल्चर कैसा है, या वो किस टाइप के रिलीजन को फॉलो करते हैं, या वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये शेप कर सकता है इंडिविजुअल फैक्टर को। समझ लिए कोई शेड्यूल कास्ट से बिलोंग कर रहा है, बेचारा बचपन से काफी प्रताड़ित है, उसको कोई बेनिफिट्स नहीं मिला, कोई सुख नहीं मिला और काफी रिमोट एरिया में रहता है, तो उनका जो अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड होगा वो डिफरेंट होगा एक सिटी बॉय से। एक शहर में एक लड़का या लड़की कोई रह रहा है, उनका जो वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव है इन दोनों में काफी डिफरेंस रहेगा। इसीलिए कल्चर, रिलीजन और कास्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है किसी इंडिविजुअल के एथिकल एक्शंस को डिटरमाइन करने में। अब सोसाइटी, सोसाइटी देखिए ऑलवेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अब जैसे आपके सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो पॉपुलर बिजनेसमैन हैं या फिर आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, ठीक है ना, तो आपको बचपन से ही ऑलरेडी आपको ऐसे ऐसे चीजें देखने मिली होंगी जो एक नॉर्मल इंसान जो कि गांव में रहता है, एक रूरल विलेज में रह रहा है और खेती कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है, उनको जो वैल्यूज दिए गए हैं सोसाइटी के द्वारा वो इनके वैल्यू से काफी डिफरेंट होने की संभावना है।
इसीलिए सोसाइटी जो है इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स को काफी वेरी करता है। इसलिए सोसाइटी इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल एथिकल एक्शंस। सोसाइटी और पीयर इन्फ्लुएंस सेम है कहीं ना कहीं, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पीयर में आपके फ्रेंड्स भी आते हैं। अब आपके फ्रेंड्स कैसे हैं? कोई फ्रेंड आपका जो रेगुलर स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, कई लोग बोलते हैं ना कि मैंने स्मोकिंग ड्रिंकिंग पीयर प्रेशर में स्टार्ट कर दिया, तो ये आपका इंडिविजुअल फैक्टर डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ ए पीयर इन्फ्लुएंस। दैट इज ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इंडिविजुअल एथिकल एक्शन। लॉ ऑफ लैंड हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। सिमिलरली मीडिया, अब देखिए मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप टीवी खोले, दिन भर आपको खून खराबा मर्डर का न्यूज दिखा रहा है, और आप टीवी खोले आपको डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वर्ल्ड के डेवलपमेंट का न्यूज दिखा रहा है, तो आप दोनों पे जो इन्फ्लुएंस पड़ा, पर्सन ए और पर्सन बी, एक ने खाली खून खराबा गुंडागर्दी देखा और एक ने वर्ल्ड का डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का न्यूज देखा, तो ऑब्वियसली इन दोनों का पर्सपेक्टिव अबाउट एथिकल एक्शंस इज डिफरेंट। तो इन दोनों का व्यू और डिटर्मिनेंट्स भी डिफरेंट होगा, कैसे वो चीज को एथिकल मानते हैं नहीं मानते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। सिमिलरली लाइफ एक्सपीरियंस में भी सेम बात हो गया। अब समझ लिए कोई इंसान बचपन से फर्स्ट आ रहा है, ठीक है, उसको लोग शुरुआत से प्रेज कर रहे हैं, वाओ यू आर सो ग्रेट, यू आर सो स्मार्ट, यू आर सो इंटेलिजेंट। फिर एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे लड़का जो कभी सक्सेस नहीं पाया, जो हो सकता है इंटेलिजेंट हो पर हमेशा सेकंड थर्ड या लास्ट आया, उसको रैंक नहीं मिला, एंड ही वाज आल्सो बीन किडनैप्ड इन द चाइल्डहुड। तो इनका जो किडनैपिंग वाला एक्शन हुआ, उनसे इनके माइंड पे जो प्रभाव आया, ठीक है, ये इनका एक लाइफ एक्सपीरियंस है जो इसके संग नहीं हुआ। तो बिकॉज ऑफ दिस एक्शन हो सकता है इनके एथिकल अंडरस्टैंडिंग वेरी करे, इनका जो एथिकल एक्शन है वो वेरी करे। दिस काइंड ऑफ डिफरेंस हैपेंस। इसलिए लाइफ एक्सपीरियंस ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग एन एथिकल एक्शन। अब देखिए एक बहुत ही लास्ट और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, जो एथिक्स का डिटर्मिनेंट बन सकता है, वो है विलिंगनेस टू टेक रिस्क। अब जैसे कुणाल शाह है, वो क्रेडिट के अभी सीईओ है, उसके पहले उन्होंने फ्री चार्ज स्टार्ट किया था। तो कुणाल शाह एक बहुत ही अच्छा एंटरप्रेन्योर है, पर वो एंटरप्रेन्योर क्यों बन पाए, वो ऐसा एक्शन क्यों ले पाए? बिकॉज उनमें रिस्क टेकिंग एबिलिटीज है। ऐसे जनरली माना जाता है जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज होते हैं। तो वो जो एबिलिटी है, इसका मतलब यूनिवर्सल तो नहीं है, वरना पूरा दुनिया एंटरप्रेन्योर होता, ठीक है। इसका मतलब सिलेक्टिव है। ये जो विलिंगनेस टू टू टेक रिस्क है, ये कई बार जो होता है इनहेरिटेंट भी होता है, या फिर आप एक्वायर भी करते हो। तो इस क्वालिटी की वजह से भी आपका एक्शन का एथिकलिटी वेरी कर सकता है। सो इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ योर एथिकल एक्शन, ठीक है। अब आज के दिन का लास्ट टॉपिक जो है कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में लोग डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, पर एक बार कॉन्सिक्वेंस के बारे में पढ़ लेते हैं जो आज का लास्ट टॉपिक है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस मतलब एथिकल एक्शन अगर आप ले रहे हो या आप एथिक्स फॉलो कर रहे हो, तो उसका समाज पे क्या असर पड़ेगा, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस निकलेगा। दैट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स। इतना सिंपल सी बात है। देखिए आपने देखा जो तीन चीज मैं आज बता रहा हूं, उसमें सिर्फ इंग्लिश को समझना है। ये जो जितने सारे एग्जाम्पल है मेरे खुद के बनाए हुए हैं, ऐसा कोई यूनिवर्सल एग्जाम्पल नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये सारे मेरे खुद के बनाए हुए एग्जाम्पल है। ऐसे एग्जाम्पल आप खुद बनाने पड़ सकते हैं एग्जाम के दौरान। आपको इसलिए समझ में आना चाहिए व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस का बात चल रहा है, तो एथिकल एक्शन का क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? मान लीजिए आप बहुत एथिकल इंसान है, इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा? इसका जवाब प्रभाव ये पड़ा कि आप पीसफुल रहेंगे, आप काम रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ये सब जो आपको फील होगा एट द इंडिविजुअल लेवल इज बिकॉज ऑफ योर एथिकल एक्शंस, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, बट रफली आइडिया यही है। फिर समझ सोशल लेवल पे क्या होगा, अगर समझ लीजिए सोसाइटी जो है एथिक को फॉलो कर रहा है, एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है, तो उससे क्या डेवलपमेंट देखने मिलेगा? समझ लीजिए इन्वायरमेंट, हम लोग का इन्वायरमेंट जो है क्लीन रहने लगेगा, क्योंकि पूरा सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है। कोई नहीं चाहता उनके आसपास का इन्वायरमेंट खराब हो, कोई दूसरे को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, इसलिए इन्वायरमेंट क्लीन हो सकता है। सोसाइटी में वुमेन का रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा, वुमेन का डिग्निटी बढ़ जाएगा, या किसी भी इंडिविजुअल का डिग्निटी बढ़ जाएगा, क्योंकि सोसाइटी में सबको इक्वली रिस्पेक्ट किया जाएगा, बिकॉज सबको एथिकल नजर से देखा जा रहा है। फिर ऐसे जो डिवाइसिव वैल्यूज है, जैसे कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, जिससे हम लोग का देश बढ़ जा रहा है या कम्युनिटी बढ़ जा रही है, ये मिनिमाइज हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग लोगों को इंडिविजुअली देखना स्टार्ट करेंगे rather देन उनके कास्ट और उनके रिलीजन के बेसिस पर। तो ये सब पॉजिटिव चेंज आएगा सोशल लेवल पे अगर हम लोग एथिकल वैल्यूज को फॉलो करें। ये कॉन्सिक्वेंस होगा एथिक्स का सोशल लेवल। ऐसे बहुत सारी चीजें आप डिराइव कर सकते हो, सोचोगे समझ में आ जाएगा, बट ये ब्रॉडर आइडिया समझ के रखिए। फिर सिमिलरली अब हम लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग को ये जानना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बनता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स का क्या रोल है। अब देखिए आप समझ लीजिए आईएएस बन जाते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है? आपको पावर तो मिल गया, पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिला। आप कहीं भी जाते हो तो लोग आपसे होप करते हैं, उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ तूफानी करोगे, आप दुनिया को डेवलप करने आए हो। तो जो लोगों का एक्सपेक्टेशन है और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग एन आईएएस, दैट थिंग कैन ओनली बी कंप्लीटेड इफ यू आर एथिकल। अगर आप एथिकल रह के लॉ को इम्प्लीमेंट करोगे, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करोगे, एट द सेम टाइम पब्लिक इंटरेस्ट को भी ध्यान रखोगे,
तो आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से निभा पाओगे। यही बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है एथिक्स का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और क्या बेनिफिट है? ट्रांसपेरेंसी आएगी। आप जो भी काम करोगे आप पब्लिक से ट्रांसपेरेंट होकर करोगे, लोगों को फील होगा कि दे आर इन्वॉल्व, पीपल पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो लोग समझ पाएंगे कि एक्चुअल में गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, हमारे बेटरमेंट के लिए कर रही है, खराब के लिए कर रही है। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स अकाउंटेबल बनेंगे, करप्शन कम होगा। ये सब जो चेंजेस आएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तभी आ पाएगा जब हम लोग एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स का बहुत ही अच्छा कॉन्सिक्वेंस है, इसको हम लोग इस बेसिक चीज से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो दिस वाज इट। तो ये था पूरा अंडरस्टैंडिंग हम लोग के फर्स्ट चैप्टर का, जहां हम लोग ने डिस्कस किया एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में 3 टॉपिक के बारे में: एसेंस ऑफ एथिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे डायमेंशंस ऑफ एथिक्स और नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।